देखो कर लें शुरू। कल हमने एक लड़के का क्वेश्चन देखा था, है ना, और उस लड़के का क्वेश्चन क्या था कि हम ऐसी राक्षसी सरकार को चुने ही क्यों, है ना, जिससे हमें बाद में बचना पड़े, बचते बचते घूमे हम, है ना, मदद के लिए कहीं और जाएं। कल लड़के की चिंता थी, आज एक लड़की की चिंता है। देखो क्या चिंता है, क्या कह रही है ये लड़की। ये कह रही है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, है ना, भी सरकार से लोगों की कुछ अपेक्षाएं, लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरा करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का क्या मतलब यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सकें। यानी कि कुल मिलाकर के उसका यह है, आपने संविधान में अच्छी अच्छी बातें लिख दी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन लिख तो दी, लेकिन वो अगर बातें लोगों के जीवन को नहीं बदल पा रही हैं तो लिखने का क्या फायदा, है ना। उसका क्वेश्चन ये है। जैसे आप लोग न्यू ईयर जब आती है तो आप लोग अपना डायरी निकालते हो और न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तैयार करते हो कि हमें क्या करना है नए साल से, है ना, करते हैं ना। अब मैं डेली 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकालूंगी या निकालूंगा, है ना, और मतलब जो काम हमने कभी नहीं किए थे वो काम, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, है ना, अब मैं डेली क्या करूंगा, नियमित रूप से एक्सरसाइज करूंगा। यानी कि जो काम नहीं किए उन काम को करने का एक रिजोल्यूशन आप क्या करते हो, पास करते हो, है ना। आप कहते हो चलो अब मैं अपने पैसों को, जो भी मेरे को पैसा मिलता है घर से, मैं उसको सेव करके रखूँगा या रखूँगी, और उन पैसों से मैं डेली नहीं, महीने में 5 किताबें खरीदा करूँगी या खरीदा करूँगा और उन्हें पढ़ा करूँगी, है ना। अब मैं न्यू ईयर से ऐसा काम करूँगी। लेकिन सोचो आपको आपके घर वाले पैसे ना दें, आपने तो अपना रेजोल्यूशन बना लिया, आप तो पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन आपके घर वाले पैसे ना दें आपको, ना आपकी ट्यूशन उसकी क्या नाम है जिम की फीस भरने के लिए पैसे दें, ना आपको किताब करने के लिए पैसे दें, किताब खरीदने के लिए पैसे दें, तो आपका ये जो रिजोल्यूशन है क्या होगा फिर, इसका धरा का धरा रह जाएगा। आपने तो बना लिया लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता, है ना। तो हमारा संविधान कुछ ऐसा ही काम करता है। नियम तो हमारे संविधान ने बना दिया, अच्छी अच्छी बातें लिख दी हैं, हम पढ़ेंगे आगे, डीपीएसपी को पढ़ेंगे अपन, है ना, क्या नाम है, मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। संविधान ने ये बना दिए हैं कि जब तुम्हारे पास पैसे हों तो आपको केवल और केवल अच्छी बातें इसमें लिख देनी नहीं है, समाज को बदलने का आपको क्या करना है, काम भी करना है, गरीबों के लिए योजनाएं बनानी है, छुआछूत को खत्म करना है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समाज की भलाई के लिए करनी है। यानी कि लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को काम पूरा करने की शक्ति देता है कौन, संविधान, है ना। समाज की आकांक्षाएं यानी कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, है ना। जैसे डीपीएसपी का एक रूल मुझे याद आ रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, ग्राम पंचायतों को लेकर उन्होंने कुछ कहा था, है ना। जैसे शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश जब आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था, ना इतने संसाधन थे कि हम शक्तियों को टॉप लेवल से लेकर के, सेंट्रल लेवल से लेकर के एकदम ग्रामीण लेवल तक उनको पहुंचा दें, गांवों तक पहुंचा दें। तो हमने उस समय 2 ही शक्तियों का बंटवारा जब किया, तो एक तो हम लोगों ने सेंटर में बांट दी शक्तियां, है ना, केंद्र सरकार, एक हमने राज्य में बांट दी शक्तियां, राज्य सरकार, है ना। लेकिन पहले गाँवों में कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, है ना। गाँवों में जो सरकार हुई थी वो हुई थी तुम्हारी कब, 1992 से 1992 से 1992 या 91 में, है ना। लेकिन ये बात संविधान में लिखी थी, गांधी जी ने कहा था कि जब देश अच्छी हालत में हो, जब देश के पास पैसे हों, तब ये देश क्या करेगा, ये सरकार क्या करेगी, अपनी शक्तियों को बांटेगी एकदम रूट लेवल पे, नीचे लेवल पर। तब फिर पंचायतें बनाई गई, तब फिर ये जो तुम्हारे ये जो नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह होते हैं ये बनाए गए, ये पहले नहीं हुआ करते थे। लेकिन संविधान में लिखा जरूर था कि जब आपके पास, जब आप समर्थ हो जाओ तब आप ये काम कर लेना, है ना।
तो संविधान, ये सब शक्तियां हमें कहाँ से मिली? संविधान से मिली, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। अगर उसमें नहीं लिखा होता तो क्या सरकार अपनी शक्तियों को कम करती? नहीं करती। कोई भी सरकार अपनी शक्तियों को कम क्यों करेगी? नहीं करेगी। वो कहेगी हम ही शासन करेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक। लेकिन आज गाँवों में भी हमें सरकार का एक छोटा सा रूप देखने को मिलता है ना। एक ग्राम पंचायत होती है ना, जिले लेवल में जिला पंचायत होती है ना। ऐसे जो तुम्हारा शहर होते हैं, शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होते हैं, है ना। ये सारी चीजें कब हुई, है ना? फंड, ये सब DPSPs में लिखा था, तब ये सारी चीजें हो पाई, है ना। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, साउथ अफ्रीका का, ये है साउथ अफ्रीका, है ना। ये आप लोगों ने क्लास देखी थी शुरुआत में, जो मैंने एक क्लास भेजी थी उसमें मैंने इसी मैप के बारे में बताया था, कौन सा देश कहाँ पर है ना। कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियंस हैं, है ना। और कुछ इंपोर्टेंट देशों के नाम भी मैंने बताए थे, ठीक है। तो उस क्लास को एक बार देख लेना, है ना। आधा घंटे की क्लास होगी मुश्किल से। तो ये जो तुम्हारा संविधान था साउथ अफ्रीका का, वो वहाँ के लोगों को क्या कहता है, कि सरकार को कहता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगी, काम करेगी, है ना। और भेदभाव को रोकेगी, यानी कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के द्वारा, उसको क्या करेगी, रोकने का प्रयास करेगी, है ना। जैसे वहाँ पे ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, है ना। और ब्लैक और वाइट, अब जब अंग्रेजों का शासन था तो ब्लैक लोगों में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, है ना। भेदभाव कैसा? वहाँ के स्कूल थे तो स्कूलों में, जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम में ब्लैक अलग बैठ रहे हैं और वाइट्स अलग बैठ रहे हैं। और ब्लैक लोगों के लिए टॉयलेट अलग हैं, वाइट लोगों के लिए टॉयलेट अलग हैं। ब्लैक लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था अलग है, वाइट लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था अलग है ना। और जब बस में जा रहे हैं तो बस में ब्लैक लोगों की सीटें अलग हैं, वाइट लोगों की सीटें अलग हैं, है ना। और मान लो कि वाइट लोगों के पास सीट नहीं है, कोई वाइट लड़का या लड़की कोई चढ़ती है बस में और उसके लिए कोई सीट नहीं है, तो ब्लैक को क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, है ना। नहीं खड़ा होगा तो फिर मारा पीटा जाएगा। इस तरह का भेदभाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। तो जब अफ्रीका आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से और जब वहाँ पर संविधान बना तो संविधान में ये सारी बातें लिख दी गई, है ना। ये सब क्यों जरूरी है? ये समाज की एस्पिरेशंस है, समाज में इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो वहाँ के संविधान में इस तरह की बातें लिख दी गई, है ना। और लिखा गया कि धीरे धीरे सभी के लिए आवास यानी कि हाउसिंग की व्यवस्था करो, धीरे धीरे स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। हमारे यहाँ पे, है ना, ये जो घर बनाने की जो योजना है सरकार की, कौन सी योजना चलती है वो है? घर बना रही है ना गवर्नमेंट, शौचालय वाली। आप लोगों के यहाँ पर नहीं मिले किसी को आवास? शहर में कम मिलती हैं, ग्रामीण लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको ज़्यादा मिलते हैं हाउसिंग की व्यवस्था, है ना। तो सरकार पता नहीं 2-2.5 लाख रुपए देती है और घर बनवा के देती है ना, 1-2 कमरे का, कि भैया तुम्हारा ये घर हम बनवा के दे रहे हैं। लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो सरकार का है, सरकार की प्रॉपर्टी है। आप उसको छोड़ सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते, है ना। और दूसरी बात, ये जो तुम्हारा स्वच्छ जल की पानी की व्यवस्था हो गई, टंकियाँ वंकियाँ बनवा रही हैं गवर्नमेंट, क्यों बनवा रही है? क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब क्यों किए जा रहे हैं? ज़रूरत है, लोगों की एस्पिरेशंस है। इनके बगैर लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? ये तो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, फंडामेंटल, है ना, नीड्स हैं। तो ये नीड्स करने की, ये नीड्स पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सरकार की है। लेकिन ये लिखा किसमें है? संविधान में लिखा हुआ है ना, DPSPs में लिखा हुआ है। अपन आगे पढ़ेंगे इन DPSPs को। ऐसे इंडोनेशिया, है ना, ये जो तुम्हें टूटा हुआ देश दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है क्या? इंडोनेशिया पूरा का पूरा, है ना। टूटे टूटे से इसमें आइलैंड्स हैं बहुत सारे, है ना। तो सरकार की यह कानून जिम्मेदारी तय करता है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, उसे चलाए, साथ ही गरीब अनाथ बच्चों की देखभाल करे। यानी कि यहाँ के संविधान में लिख दिया गया है कि आप लोगों को क्या बनानी पड़ेगी? नेशन एजुकेशन सिस्टम बनाओ पूरा का पूरा। तो सारे के सारे देश में नेशन एजुकेशन सिस्टम कैसा हो? एक जैसा हो, कहीं भी कोई भेदभाव ना हो। जैसे हमारे यहाँ पे चलता है, हमारे यहाँ पे 2 सिस्टम चलते हैं एजुकेशन के। एक तो चलता है CBSE और एक चलता है बोर्ड, है ना। तो CBSE में क्या होता है? पूरे के पूरे देश में CBSE बोर्ड के स्कूल होंगे, उनका पूरा करिकुलम एक जैसा होगा। लेकिन बोर्ड होता है, बोर्ड में अलग होता है। जैसे MP बोर्ड है,
वो अपना अलग सिस्टम चला रहा होगा, महाराष्ट्र बोर्ड है वो अपना अलग चला रहा होगा, यूपी बोर्ड है वो अपना अलग चला रहा होगा। आप लोगों ने सुना भी होगा यूपी बोर्ड और राजस्थान की पढ़ाई बड़ी खतरनाक है ना, बहुत टफ है वो, है ना। तो ऐसा सारे बोर्ड्स अपनी अपनी एजुकेशन पॉलिसीज क्या चला रहे हैं, अलग चला रहे हैं ना। तो ये सब किस में लिखा हुआ है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा संविधान जो था उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसी में लिखा हुआ है ये बात कि शिक्षा जो होगा वो दोनों का विषय है, वो दोनों का सब्जेक्ट है, स्टेट का भी और सेंटर का भी। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 3 सूचियों के बारे में पढ़ते हैं अपन, थ्री लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो ये जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो कहाँ पे लिखा है, संविधान में लिखा हुआ है ना। और हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो हमारा संविधान हमारे यहाँ पर जातिगत भेदभाव को खत्म करता है ना। समाज में जातिगत भेदभाव होता है कि नहीं होता, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, छुआछूत जैसी चीज़ें चलती हैं। तो हमारा संविधान इन सब चीज़ों को खत्म करता है। आर्टिकल 17 पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का खात्मा, है ना। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान छुआछूत की क्या करता है, अंत करता है, अनटचेबिलिटी को अंत करता है, अबॉलिश करता है। अगर किसी ने भी अनटचेबिलिटी का बिहेव किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। ये समाज को जरूरत है इस चीज़ की। सोचो अगर तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे साथ में कोई आकर के खड़ा हो जाए तुम्हारे बगल में, और मतलब तुम किसी के बगल में जाकर खड़े हो जाओ, तुमसे कह रहा है नहीं छी दूर दूर दूर, यहाँ नहीं खड़े होना है ना, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए संविधान ने कहा कि भाई इस चीज़ को क्या करो, खत्म करो, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें कल्याणकारी, बहुत सारी योजनाएं हमारा संविधान चला रहा है ना। और सरकार को इतना शक्तिशाली बनाया ताकि वह सकारात्मक कदम उठा सके। आरक्षण जैसी, है ना, रिजर्वेशन जैसी चीज़ें हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, संविधान की वजह से हो रही हैं। तो हमारा जो पुराना संविधान था, पुराने संविधान की एक खासियत थी, कौन से संविधान की, जब 20th सेंचुरी के पहले के संविधान की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा संविधान बना था कब, 1947 में। ये 20वीं सेंचुरी ही है ना। लेकिन 20वीं सेंचुरी के अगर पहले की हम संविधान की बात करें तो संविधान तो पहले भी था। अंग्रेज हमारे यहाँ पर 53 उन्होंने भी एक संविधान बनाया था। 1935 में उन्होंने एक भारत सरकार अधिनियम लेकर के आए थे, है ना। उससे पहले भी वो 1853 में कंपनी एक्ट वगैरह जब कंपनी आ रही थी, तो मतलब संविधान बनने की शुरुआत जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे उसी समय से हो चुकी थी। लेकिन वो संविधान कैसा था, स्ट्रिक्टली चीज़ों को प्रोहिबिट करता था। वो संविधान देश के लोगों की भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं करता था, है ना। लेकिन 1920 कह रहा हूँ, 20वीं सदी 20th सेंचुरी के बाद का जो संविधान बना हमारा 1947 के बाद का, वो संविधान हमारा ऐसा नहीं था कि सारी की सारी चीज़ों को केवल और केवल प्रोहिबिटेड कर रहा है, रोक रहा है, रोकता नहीं था। वो क्या कर रहा है, रोक तो रहा ही है, साथ में सरकार को ये शक्ति भी दे रहा है कि आपको लोगों की भलाई के लिए क्या करना है, काम करने हैं, है ना। तो ये था हमारा 20वीं सदी के संविधान का, 20वीं सदी का संविधान ना। बस इतना ही है इसमें। चलो बताओ जरा, मुझे बता दोगे शायद आप लोग आंसर। किस देश के संविधान ने सरकार को नस्लीय भेदभाव को मिटाने के योग्य बनाया? नस्लीय भेदभाव मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कौन से देश का संविधान था जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया था? साउथ अफ्रीका। बताया था ना मैंने, काले गोरे का भेदभाव, है ना। तो वहाँ, हाँ, नेल्सन मंडेला का, है ना। वहाँ पर भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, है ना। बताओ अगला क्वेश्चन है, प्रोविजंस इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू फुलफिल सोसाइटल एस्पिरेशंस आर प्राइमरली सपोर्टेड बाय विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये मैंने लिखाया नहीं है ना।
ये पाए जाते हैं तुम्हारे किसमें, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि प्रस्तावना और मूल अधिकार। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए क्या, प्रोविजंस इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू फुलफिल सोसाइटल एस्पिरेशंस, आप हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे, प्रीएम्बल को पढ़ोगे, तो उसमें जो जो वर्ड लिखे हैं उसमें लिखा है न्याय, उसमें लिखा है बंधुता, उसमें लिखा न्याय मतलब जस्टिस, बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, और उसमें लिखा है समानता मतलब इक्वलिटी, है ना, और उसमें लिखा है और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें, है ना, फ्रीडम वगैरह। ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो समाज की आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हमें कहाँ पे दिखती हैं, एक तो हमें प्रीएम्बल में दिखाई देती हैं, दूसरा हमें फंडामेंटल राइट्स जो कि हमें 6 राइट्स दिए गए हैं उसमें भी हमारी एस्पिरेशंस दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, देश का आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लिख लो आप लोग बस यहाँ पर शॉर्ट में, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, और यहाँ पे लिख लेना कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। जब आप एक स्कूल में, जब कोई बच्चा एक स्कूल में जाता है, जाता नहीं है, जाने से पहले की बात करें, जाने से पहले बच्चा कोई डांसर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है ना, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई किसी जाति का, कोई किसी धर्म का, उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है ना। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर पहुंचता है, स्कूल के नियम फॉलो करता है, स्कूल का ड्रेस पहनता है, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड पहनता है, उसके बाद है ना स्कूल में उसकी पहचान क्या होती है कि ये बच्चा कहाँ का है, इस धर्म का है, इस जाति का है, या फिर ये डांसर है, सिंगर है, कौन है ये बच्चा इस स्कूल का छात्र है ना। तो हमारा जो संविधान है वो हमें आइडेंटिटी देता है, क्या देता है, आइडेंटिटी के, हम उस देश के क्या हैं, नागरिक हैं। यहाँ पे एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लो, है ना, एक होती है तुम्हारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी यानी कि राजनीतिक पहचान। देखो पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, इसको ऐसे समझो, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, स्कूल में एक ही सेक्शन होता है या क्लास में सेक्शंस होते हैं, और भी 2-4 सेक्शंस होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सेक्शन बना देते हैं क्लास के, 10th क्लास के बना दिए 3 सेक्शन, 12th क्लास के बना दिए 3 सेक्शन, है ना। अब मान लो उस स्कूल से एक क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन होना है, चल रही है ये वीडियो के बंदे, चल रही है, उस स्कूल से क्रिकेट की टीम का सिलेक्शन होना है ना। अब सिलेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एक ही सेक्शन से बच्चे चले जाएंगे, है ना, एक सेक्शन से तो नहीं जाएंगे, 2-4 बच्चे इस सेक्शन से हो गए, 2-4 बच्चे उस सेक्शन से हो गए, 2-4 बच्चे किसी और सेक्शन से हो गए, इस तरह से पूरी 11 प्लेयर की क्या बन गई, टीम बन गई, है ना। अब ये जब स्कूल में थे तब तो इनकी पहचान क्या थी कि मैं सेक्शन ए से हूँ, मैं सेक्शन बी से हूँ, वो सेक्शन सी से है, वो सेक्शन डी से है,
लेकिन जब इनकी एक क्रिकेट की टीम बनी और इन्होंने एक स्कूल की जर्सी पहनी, अब इनकी एक कलेक्टिव पहचान हो गई कि हम क्या हो गए, एक स्कूल, इस स्कूल की टीम है ना। ऐसे ही इसी पहचान को अपन कहते हैं क्या, आइडेंटिटी। कौन सी वाली, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना। हम हमारी पहचान बंगाली हो सकती है, हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है कि हम कौन हैं, इंडियंस हैं, है ना। ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वो सबकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। ना तो तुम हिंदू हो, ना तुम मुसलमान हो, ना तुम कोई और जाति धर्म से हो, तुम कौन हो, इंडियंस हो, है ना। और तुम्हारी ये मोरल आइडेंटिटी है ना, इसको ऐसे समझो जैसे आप लोग गेम खेलते हैं, है ना। कौन सा वाला खेलते हो, पबजी, तो लूडो खेलते हो, चलो लूडो खेलते हो, तो लूडो खेलते हो तो आप खेल के नियमों का पालन करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, या धोखाधड़ी करके, चीट करके दूसरों को हरा देते हो, हैं। नहीं, ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं हो पाएगा ना। और अगर ऐसा किसी ने, मान लो कोई हैकर है, कोई तगड़ा वाला, है ना, और वो गेम को हैक करके और दूसरों को क्या कर रहा है, हरा रहा है, या उनको परेशान कर रहा है, किसी भी तरह की चीज़ें कर रहा है, क्या वो ऐसा कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो उसके बाद वो वहाँ खेल पाएगा जिस जगह पर खेल रहा है? क्या जो गेम, जिसने वो गेम बनाया है, वो देख नहीं रहा होगा सर्वर को कि ये क्या कर रहा है ना। वो क्या कर देगा, उसको बैन कर देगा ना, बैन। तो ऐसा ही होता है, हमारे संविधान ने हमें बहुत सारी फ्रीडम्स दी हैं, है ना। हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये आज़ादी तुम सिर्फ अपने तक रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में संविधान ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, है ना। आपको जो आज़ादी दी है उसका इस्तेमाल आप दूसरों की आज़ादी को कम करने में नहीं कर सकते, है ना। इसकी परमिशन संविधान नहीं देता। तो इसी को अपन कहते हैं क्या, मोरल आइडेंटिटी, है ना। मोरल आइडेंटिटी, मोरल का मतलब है नैतिक, जहाँ पर चीज़ें तुम्हारी तरफ से कुछ गलत ना हो, है ना। तो संविधान तुम्हें गलत करने की परमिशन नहीं देता, ठीक है। बहुत सारे, मतलब जिस तरह से आप सड़क पर चलते हो, मैंने आप लोगों को कल भी एग्जांपल दिया था, सड़क पर एक चलने के लिए, है ना, ऐसी एक डिवाइडर बनी होती है ना, उसके अंदर हमें चलना होता है ना। लेकिन तुम्हें फ्रीडम दी है, अब तुम कह रहे हो नहीं, हम तो कहीं भी चलेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे जहाँ पर कार चल रही है वहाँ, और रोकेंगे इसको, जो सड़क आ रही है, कार आ रही है, उसको ऐसे चलेंगे सीना तान के। इससे क्या कर दिया तुम लोगों ने, तुमने अपनी आज़ादी के चक्कर में दूसरों की आज़ादी खतरे में डाल दी, है ना। वो नहीं चल पा रहा बेचारा तुम्हारे चक्कर में, है ना। हाँ, तो तुम्हें जो आज़ादी दी है, तुम्हें जो फ्रीडम दी है, तुम उस फ्रीडम का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन उस फ्रीडम का इस्तेमाल तुम दूसरों की फ्रीडम कम करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। यही है मोरल आइडेंटिटी। अब देखो, राष्ट्रीय पहचान के अलग अलग तरीके हैं, है ना। अगर इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है जर्मनी का, किसका, जर्मनी की राष्ट्रीय पहचान क्या है ना। जर्मनी के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, याद करो, है ना, पढ़ा था ना 10th क्लास की सोशल साइंस की एक बुक में। सोशल साइंस का कौन सा चैप्टर था वो, श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, जर्मनी के बारे में पढ़ा था, है ना। श्रीलंका में आप लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, तमिलों के बारे में, है ना। तमिल और श्रीलंका में ऊपर कौन रहते थे, सिंगली और तमिल, है ना। और ऐसे जर्मनी के बारे में पढ़ा था। जर्मनी लोगों में पहचान जो है, जर्मन देश जो बना है वो जर्मन नस्ल से ही बना है ना। उनकी पहचान यही है, वो नस्लीय पहचान को मान्यता देता है। किसको, नस्लीय पहचान को, है ना। जर्मन नस्ल होती है वो, है ना। एथनिक पहचान चलती है वहाँ पे, जर्मन रेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे एथनिक पहचान नहीं चलती है ना। हमारा देश नस्ल या जाति को नागरिकता का आधार नहीं मानता है कि जो तुम्हारी एथनिक पहचान है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, है ना। ऐसा हमारा देश पहचान नहीं मानता है ना। हम कौन हैं, सबके सब इंडियंस हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, है ना।
लेकिन इराक में, इसमें एक कार्टून दिया हुआ है, वो इराक का कार्टून है, देखो ये वाला कार्टून। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये जो व्यक्ति है वो सद्दाम हुसैन, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। यही व्यक्ति था जिसने अमेरिका पर पहली बार अटैक किया था, 9/11 का हमला बोलते हैं। उसके बाद ईरान को बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने, है ना, बुरी तरह से। यहाँ पर 2-3 जातियों के लोग हैं जो कि रहते हैं, मतलब कम्युनिटी के लोग। एक तो शिया मिलेंगे, एक सुन्नी मिलेंगे, एक कुर्द मिलेंगे, है ना। देखो लिखा शिया, सुन्नी और कुर्द, है ना। जैसे ये मरा, ये आपस में लड़ पड़े, जे आ गए अपना पेन लेकर के, हम बनाएंगे संविधान। ये भी आ गए अपना पेन लेकर के, हम बनाएंगे संविधान ईरान का। ये भी आ गए अपना पेन लेकर के, नहीं हम बनाएंगे अपना संविधान। क्यों लड़ रहे हैं ये संविधान बनाने के लिए? ऐसा क्या है उसमें? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम भी जर्मनी जैसे बनेंगे, यानी कि जर्मनी में जो लोगों की जो पहचान होती है वो जर्मन नस्ल से होती है। अब शिया लोग संविधान बना लेंगे तो ये देश किसके नाम से जाना जाएगा? शियाओं के नाम से। सुन्नी लोग पहचान बना लेंगे, देश किसके नाम से जाना जाएगा? सुन्नियों के नाम से। ऐसे ही वो जो कुर्द हैं, कि कौन है? कुर्द है ना। अगर ये संविधान बना लेंगे तो देश कुर्दों के नाम से जाना जाएगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? पक्का? एक चीज लिख लो, चलो। राष्ट्रीय पहचान के विभिन्न दृष्टिकोण, डिफरेंट अप्रोचेस टू नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि राष्ट्रीय पहचान किन किन चीज़ों से होती है, ठीक है, वो अपन को देखना है। तो एग्जाम्पल लिख लो, जर्मनी। जर्मनी में राष्ट्रीय पहचान कैसी है? हैं? नस्लीय, जातीयता है ना, रेशियल। और दूसरी है तुम्हारी कौन सी? इंडिया। भारत में कैसी है? भारत में भी ऐसी पहचान है कि समूहों को समान नागरिकता। हमारे यहाँ पर कभी ऐसा कहा जाता है कि तुम मध्य प्रदेशी है, तू भोपाली है, तू इंदौरी है ना, तू तमिलनाडु है, ऐसा तो नहीं बोला जाता ना। सबसे क्या कहा जाता है? इंडियंस हैं, एकल नागरिकता है हमारे यहाँ पर, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। नहीं तो कई कई देशों में, अमेरिका में 2 पहचान चलती हैं, एक तो अमेरिका के निवासी होते हैं और दूसरा उनके जो स्टेट हैं उनके भी नागरिक होते हैं वो, है ना। डबल वहाँ पर सिटीजनशिप चलती है, हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। इराक का भी एग्जाम्पल लिख लो, बुक में दिया हुआ है, वही 3 वर्ड लिख लो, शिया, सुन्नी और कुर्द। एंड कुर्द। इन लोगों में क्या हुई थी? फाइट हुई थी, किसके लिए? संविधान बनाने के लिए, है ना, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। चलो बताओ क्वेश्चन, तुम बताओ। बाय एग्रीइंग टू बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी कॉन्स्ट्रक्ट देयर, मतलब बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर समाज के लोग कौन सी पहचान का निर्माण करते हैं? रिलीजियन आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, फैमिली आइडेंटिटी ओनली, या नन ऑफ द एबव। हाँ, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सब सारे बेसिक रूल्स नियमों पर, है ना, सहमत हो जाते हैं तो उनकी एक क्या बन जाती है ना, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? चल तू बता। निम्नलिखित में से किस देश का ऐतिहासिक निर्माण नस्ल जातीयता के आधार पर हुआ था और संविधान ने उसे अभिव्यक्ति दी? यानी कि कौन सा देश था जिसका निर्माण जातीयता के आधार पर हुआ था, नस्ल के आधार पर हुआ था, और संविधान ने उसको ठीक भी माना कि हाँ ये एकदम सही है? इसका आंसर तो सामने लिखा है ना, यही तो है, जर्मनी।
नस्ल जातीयता, एथनिक रेशियल के बेस पर इसका जन्म हुआ था जर्मनी का, है ना। जर्मन लोगों ने अपना क्या बना लिया था, अलग जर्मनी बना लिया था, है ना। तो यही है इसका आंसर, भारत, जर्मनी, इराक, इंडोनेशिया। तो आंसर क्या था, जर्मनी, ठीक है। अपन को पढ़ना है अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता। पता है आप लोगों को सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तुम्हारे तो भाई भी आ गए लेने के लिए। चला फिर, है घड़ी तो है ही नहीं। पाँच मिनट रुक जाओ, है। बताओ मुझे, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? चाइना का। चाइना बड़ा है इसलिए संविधान बड़ा होगा, है ना, ऐसा है। भारत का, भारत में लोग ज़्यादा हैं इसलिए भारत का ही पढ़ा है। पढ़ा है कहीं नहीं पढ़ा? सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का ही है ना, सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसको लिखा गया है ना, संविधान सभा के द्वारा। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना संविधान बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो उसको रोज़ पैरों के तले कुचला जाता है, संविधान में लिखी बातों को फॉलो ही नहीं किया जाता। और कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे ब्रिटेन उनमें से एक है, उसकी कोई एक बुक है ही नहीं, बहुत सारे रूल बुक हैं उसकी, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ का सिस्टम एकदम लोहे की तरह मजबूत है ना। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में कि असली पावर किसकी है, कागज़ में या नियत में? हैं, देखते हैं। कागज़ का मतलब है संविधान में, और नियत का मतलब आदमी की नियत में, जो रूल कर रहा है उसमें, है ना। तो अपन यही क्या करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं। ध्यान रखना।